नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। ये बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें मैं फीडिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगी। यानी कि एज अ न्यू मदर आपको बच्चे को फीड कराने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करने का प्लान कर रही हैं या फिर बॉटल फीड या फॉर्मूला फीड कराने का प्लान कर रही हैं या करा रही हैं, तो उसके रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी मैं वो सब आपको बताऊंगी। इस वीडियो सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने बच्चे के क्लोथिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था कि आपको बच्चे के लिए किन किन टाइप के क्लोथ्स को प्रेफर करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड रहेगी, क्या मटेरियल आपको प्रेफर करना चाहिए, क्या डिज़ाइन प्रेफर करना चाहिए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फीडिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आइटम्स ज़रूरी हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो मेरे हिसाब से बच्चे को जब आप फीड करा रही हैं तो वो है एक अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग सेटअप। तो सुनने में भले ही थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन आप अपना बहुत सारा समय जो है बच्चे को फीड कराने में देने वाली हैं। बहुत समय आपका जाएगा, स्पेशली जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स होते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आपको हर 2 से 3 आवर्स में बच्चे को फीड कराना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छा सेटअप बना के रखेंगी तो आपको कंफर्टेबल रहेगा, आपको बैक पेन का इशू नहीं होगा। तो इस सेटअप में मैं बोलूँगी सबसे पहले तो आप एक अच्छा कंफर्टेबल चेयर लीजिए। उसके लिए आप रिक्लाइनर एक ले सकती हैं या कुछ एक सॉफ्ट कुशन वाला जो चेयर्स रहती हैं वो आप प्रेफर कर सकती हैं। तो उस टाइप का कोई एक सेटअप बनाइए जिसमें आप एक रिक्लाइनर ले लीजिए और साथ में एक बैक सपोर्ट के लिए कुछ पिलो ले लीजिए, ताकि जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो आपको बैक पेन का इशू ना हो लॉन्ग रन में, या फिर आपको शोल्डर पेन और हाथ पेन का प्रॉब्लम ना हो। तो मैं जल्दी ही अपना जो मैंने सेटअप एक बनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एक बेसिक सेटअप कि किस तरीके से आप वो सेटअप बना सकती हैं ताकि आपको फीडिंग कराते टाइम किसी भी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। किन किन आइटम्स को आपको अपने पास उस सेटअप में अरेंज करना चाहिए जो आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है आपके और आपके बच्चे की वो कंफर्टेबल हो सके, उतनी प्रॉब्लम ना हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वो वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया एक अच्छा सेटअप यानी कि एक चेयर उसमें होना चाहिए। एक छोटा टेबल आप रख लीजिए, साइड टेबल जैसा, जिसमें आप अपनी वाटर बॉटल हो गई, बच्चे के लिए कुछ वाइप क्लॉथ अगर आपको रखना है, टॉवल रखनी है, साथ में वाटर बॉटल कुछ रखना है या कुछ वॉच या टाइमर रखना है। तो ये सब का इम्पोर्टेंस मैं जो अपनी वीडियो अपलोड करूँगी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, सेटअप के बारे में, उसमें डिटेल में बताऊँगी। लेकिन अभी के लिए जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग सेटअप। फिर सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो है एक ब्रेस्ट फीडिंग ट्रैकर। तो मैंने एक ब्रेस्ट फीडिंग ट्रैकर डिज़ाइन किया है अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें मैंने दिखाया है कि बच्चे ने किस समय फीड लिया है, कितना फीड लिया है, किस साइड से फीड कराया मैंने लास्ट। क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तब बहुत सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि ये ट्रैकर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने खुद पर्सनली डिज़ाइन किया है, इसकी डिजिटल कॉपी अवेलेबल है। आप परचेज़ करना चाहती हैं तो परचेज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरीके के किसी भी ट्रैकर में ये सब डिटेल्स एंटर कर रही हैं कि आपने बच्चे को किस साइड से फीड कराया था, कितनी देर फीड कराया था, तो वो सब आपको ट्रैक रखने में बहुत ईजी रहेगा। ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी आपकी ईजी रहेगी। इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड ये सब अगर आप डाटा एंट्री करेंगे तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इसमें हिंड मिल्क, फोर मिल्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बच्चे का जो वेट गेन है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी। लेकिन इस तरीके का आप कोई भी ट्रैकर ज़रूर एक रखिए ताकि बच्चे का कुछ भी पैटर्न भी चेंज होता है हेल्थ वाइज या फिर पी काउंट या डाइपर का काउंट, तो आप समझ सकें कि बच्चे की फीड में किसी भी तरीके का कोई चेंज हुआ है क्या, ताकि आप इस तरीके की पुरानी जो भी इंफॉर्मेशन है एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले की, उसको रेफ़र करके समझ सकें कि क्या कुछ चेंज हुआ है। यहीं अगर आप पीडियाट्रिशियन के पास भी जाती हैं, बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास, तो वहाँ पर भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस डॉक्टर पूछता है। तब अगर इस तरीके का आपने जो है मेंटेन किया है लॉग बुक, रिकॉर्ड बुक, तो आपको वहाँ पर भी ईजी रहेगा आंसर देने में और अपने बच्चे की हेल्थ ट्रैक करने के लिए।
तो मैं सजेस्ट करूँगी कि भले ही आप कोई भी किसी भी तरीके का ट्रैकर यूज़ करें, मोबाइल में यूज़ कर सकती हैं, या फिर इस तरीके की कोई हार्ड कॉपी, या फिर ये भी आप डाउनलोड करके इसको भी प्रिंट लेके रख सकती हैं और ट्रैक कर सकती हैं और समझ सकती हैं कि फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो क्यों हो रही है। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक अच्छी फीडिंग फ्रेंडली ड्रेस। तो उसके लिए मैं आपको एक ड्रेस अपनी दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके की ड्रेस रहती है। ये यहाँ पे आप देखिए जिप लगी हुई है। ये जो मैंने अपना हॉस्पिटल बैग बनाया था उसमें भी मैंने इस टाइप की ड्रेसेस के बारे में बताया था। तो यहाँ से ये जिप ओपन हो जाती है और आपको फीड कराने में इजी रहती है। ये डबल चेन टाइप के रहते हैं जो इस साइड से और इस साइड से, दोनों ही साइड से ड्रेसेस जो है ओपन हो जाती है। तो ये फीडिंग फ्रेंडली ड्रेसेस हैं। इसकी जगह आप जो फ्रंट से सामने से जिप वाली ड्रेसेस होती हैं या नाइट गाउन्स होती हैं वो भी आप प्रेफर कर सकती हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं इनका परचेज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइप के ड्रेसेस परचेज़ करने के लिए। लेकिन ये ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल रहते हैं जब भी आपको फीड कराना है बच्चे को, क्योंकि 2 से 3 घंटे में बार बार फीड कराना पड़ता है। तो इस टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फीडिंग ब्रा। तो फीडिंग ब्रा भी मैंने जो है आपको हॉस्पिटल बैग में दिखाई थी कि किस तरीके की मैंने रखी है। तो ये इस तरीके की यहाँ पे आप देखिए हुक रहता है। ये क्लैस्प इसको ओपन करके ये इस तरीके से ओपन हो जाती है। ये फीड कराने के पर्पस के लिए रहती है। इसकी भी परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हॉस्पिटल बैग के लिए सिर्फ एक ही परचेज करें, जैसा मैंने अपनी हॉस्पिटल बैग वाली वीडियो में बताया था। क्योंकि एक्चुअली जब मिल्क फ्लो इन होता है उसके बाद ही आपका साइज़ डिसाइड होता है। तो आप हॉस्पिटल बैग के लिए तो एक रखिए, लेकिन बाद के लिए आप एक्चुअल साइज़ के हिसाब से फिर मल्टीपल नंबर्स जैसा भी रिक्वायरमेंट है वैसा परचेज कर सकती हैं। फिर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एक फीडिंग कवर की। तो फीडिंग कवर के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि कुछ भी पुराना कॉटन का दुपट्टा है तो उसको प्रेफर कीजिए। आप जिस भी तरीके से उसको यूज़ करना चाहती हैं कन्वीनियंटली यूज़ कर सकती हैं। जैसे मेरे पास एक ये पुराना दुपट्टा है कॉटन का, ठीक है, तो इसको मैं चाहूँ तो इस तरीके से कवर करके ऐसे बच्चे को फीड करा सकती हूँ, या फिर इस तरीके से ये काफ़ी लंबा और बड़ा है तो इसको इस तरीके से बांध के और इसको भी एज अ कवर मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे भी मुझे कन्वीनियंट रहेगा मैं उस हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ। मार्केट में कई तरीके के फैंसी कवर्स भी आते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप उस टाइप का यूज़ करना चाहती हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है कि जो भी पुराने कॉटन के दुपट्टे हैं वो मैं यूज़ करूँ, ताकि वो भी मेरे रीपर्पज़ हो जाएं और बच्चे को भी ब्रीदेबल रहे। क्योंकि ज़्यादा थिक मटेरियल रहेगा या कुछ फैंसी मैंने यूज़ किया तो हो सकता है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो। तो इस टाइप का मैं प्रेफर कर रही हूँ। फिर जो आइटम मैं रिकमेंड करती हूँ फीडिंग के लिए वो है फीडिंग पिलो। तो मेरे पास एक फीडिंग पिलो ऑलरेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस टाइप का है ये फीडिंग पिलो, इस टाइप से रहता है ये फ्रंट से आप वेलक्रो ओपन करके और इसको इस तरीके से यहाँ एडजस्ट कर सकती हैं, आपको जिस लेवल पे भी करना है। और बैक सपोर्ट के लिए यही जो वेलक्रो रहता है इसको यहाँ से ऐसे क्लोज किया जा सकता है। तो ये मैं काफ़ी ऊपर लेवल में आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आके ये बैक सपोर्ट हुआ और ये आप वेलक्रो बंद कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे को लिटाल के आप चाहें तो उसको थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं। तो जैसा कंफर्टेबल हो आप इस तरीके का फीडिंग पिलो यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा थिक फोम का है, उतना सॉफ्ट नहीं है। बच्चे को लिटाने पे बच्चा एकदम से इसमें धंसेगा नहीं, घुसेगा नहीं। जो सॉफ्ट पिलो मटेरियल होता है वो मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर बच्चे को लिटाने के बाद बच्चे के लिए मुझे लगता है इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। थोड़ा जो है किसी भी चीज़ का जो हार्डनेस है, चाहे वो बेडिंग हो गया या फीडिंग पिलो हो गया, थोड़ा फर्म रहना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो। दूसरा मेरे पास एक पिलो भी है नॉर्मल, इस टाइप का पिलो है, ये मीडियम फर्म है। तो मैं चाहूँ तो इसको भी यूज़ कर सकती हूँ। तो आपके पास अगर इस टाइप का कोई मीडियम फर्म एक पिलो है जो बिल्कुल धंसता नहीं है एकदम से, आप वो भी एज अ फीडिंग पिलो यूज़ कर सकती हैं और डिसाइड कर सकती हैं अगर आप वो यूज़ करने में कंफर्टेबल हैं तो वो यूज़ कर सकती हैं, या जैसा मैंने दिखाया जो रेडीमेड टाइप के आते हैं वो भी प्रेफर कर सकती हैं। लेकिन ये आइटम फीडिंग के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि आप बच्चे को पकड़े पकड़े इस तरीके से आपके हाथ में दर्द होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, शोल्डर पेन हो जाता है।
तो ये सपोर्ट से आपको बच्चे को भी सपोर्ट देने में ईजी रहेगा और आपके खुद के हाथ के लिए भी एक सपोर्ट रहेगा। तो ये आइटम मेरे हिसाब से मस्ट हैव है फीडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। फिर नेक्स्ट आइटम आपको रिक्वायरमेंट रहेगा बर्प क्लोथ्स का। बर्प क्लोथ्स यानी कि ऐसे कपड़े जो आप अपने ड्रेस के ऊपर या इस तरीके से रखें कि अगर बच्चे को कुछ रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो आपके खुद के कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो वैसे तो मार्केट में कई तरीके के ऑप्शंस आने लगे हैं बर्प क्लोथ्स के, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस अगेन पुराने कॉटन के कपड़े हैं। तो मेरे पास इस तरीके का कॉटन का एक दुपट्टा है। तो बर्प क्लोथ क्या है, अगर आप बच्चे को जब भी डकार दिलाते हैं तो यूजुअली कंधे पे रख के दिलाते हैं। तो आप इस तरीके का कोई कॉटन का पुराना कपड़ा है या बेडशीट है तो उसको इस तरीके से आप कंधे पे डाल सकते हैं और फिर बच्चे को लेके इस तरीके से बर्प करा सकते हैं, ताकि बच्चा अगर वॉमिट भी करता है या थोड़ा बहुत स्पिटिंग भी होती है तो आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। फिर आप साथ में कुछ कॉटन के और थोड़ा जो टॉवल वाले रहते हैं वो हैंकी और छोटे वाले टॉवल साथ में रखिए, क्योंकि फीडिंग कराते समय ज़रूरी नहीं है आप हर बार अपनी जगह से उठ पाएँ। तो अगर आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है बच्चे का कुछ मुंह वाइप करने के लिए या फिर अपने लिए भी, तो आप इस तरीके से जो छोटे वाले टॉवल्स रहती हैं या कॉटन के हैंकी रहते हैं तो ये अपने पास रखिए। तो ये जो मैंने इनिशियली बोला था कि आप एक सेटअप बना के रखिए फीडिंग का, तो उसके जैसे अगर आपने साइड टेबल रखी है तो उसकी ड्रॉर में या फिर उसके ऊपर आप 2-3 आइटम इस तरीके से रख सकती हैं जो आपको इमीडिएटली उठाने में यूज़ करने में हैंडी रहें। तो वो सेटअप आप एक बना के रखिए परमानेंट जगह पर। उसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके के टॉवल्स और हैंकीज़ जो है हैंडी रखिए फीडिंग कराते टाइम। फिर जो अगला आइटम आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेंगे ब्रेस्ट पैड्स। तो ब्रेस्ट पैड्स कुछ इस तरीके से रहते हैं, ये मेरे पास रीयूजेबल टाइप के हैं, डिस्पोजेबल टाइप भी आते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट पैड्स हैं ये इस तरफ से वाटरप्रूफ हैं और इस तरफ से कॉटन मटेरियल के हैं, जो किसी भी तरीके का मिल्क लीकेज अगर होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ब्रेस्ट लीकेज बेसिकली इसलिए होता है कि अगर इनिशियली आपकी जो मिल्क सप्लाई है वो एक पैटर्न में सेट नहीं हुई है या फिर काफ़ी लंबे समय तक आपने बच्चे को फीड नहीं कराया है, बच्चे की डिमांड नहीं है या आप सो रही हैं या कोई और वजह है, तब उस समय पे इस तरीके के ब्रेस्ट पैड्स काम आते हैं जो भी मिल्क का ओवरफ्लो होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी ड्रेस के साथ साथ आप अगर सो रही हैं तो आपकी बेडशीट वगैरह ख़राब नहीं होगी। तो इसको तब आप यूज़ कर सकती हैं जब आप सोने जा रही हैं या कहीं बाहर जा रही हैं आउटिंग पे। फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा जो है निपल क्रीम का यूज़ कीजिए फीडिंग कराने के बाद में। तो इसके लिए आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हर बार फीड कराने के बाद थोड़ा सा देसी घी दोनों अपनी निपल्स में लगा लीजिए, या जिस निपल से आपने फीड कराया है, जिस ब्रेस्ट से फीड कराया है वहाँ और आसपास के एरिया में लगा लीजिए, क्योंकि एक बार अगर निपल सोर हो जाती है, क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, तब फीडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगी आपके लिए। तो अगर आप शुरू से केयर करेंगी, मॉइस्चराइज करेंगी उस एरिया को, तो क्रैकिंग का और निपल सोरनेस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मार्केट में अच्छी क्रीम्स भी आती हैं, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, परचेज़ का लिंक, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ आप मॉइस्चराइज़ करने के लिए अपने निपल एरिया को ज़रूर यूज़ कीजिए, भले ही आप घर का बना देसी घी इस्तेमाल करें, ताकि क्रैकिंग का और सोरनेस का प्रॉब्लम आपको ना हो। नेक्स्ट जो आइटम मैं रिकमेंड करूँगी यूज़ करने के लिए वो है एक नाइट लैम्प, क्योंकि फीडिंग जब आप बच्चे को रात में कराते हैं तो अचानक से आप जो मेन लाइट होती है वो ऑन नहीं कर सकते, आपके साथ साथ आपके बच्चे की भी जो नींद है वो एकदम से टूट जाती है। तो एक नाइट लैम्प यूज़ कीजिए जिसका जो लाइट है, ग्लो है, वो वार्म हो, येलो कलर का, ताकि आपको और आपके बच्चे को उतनी प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी आप जो आप फीडिंग सेटअप अपना बना रही हैं वहाँ पे एक चाहें तो छोटा सा जला के रख सकती हैं। तो इसका मैं आपको फ़ोटो भी दिखा रही हूँ और आगे जो मैं अपने सेटअप की वीडियो डालूँगी ब्रेस्ट फीडिंग सेटअप की, उसमें भी आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके का मैं इस्तेमाल करने का प्लान कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट आइटम जो है वो है निपल शील्ड। तो ये सिर्फ उन मदर्स के लिए है जिनकी निपल्स या तो इन्वर्टेड हैं या फिर बच्चे को किसी भी तरीके से लैचिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे या फिर जो भी आप लैक्टेशन एक्सपर्ट को कंसल्ट कर रही हैं उनके कंसल्टेशन के बेसिस पे इसे यूज़ कर सकती हैं। तो इससे फीडिंग थोड़ी ईजी हो जाती है, और साथ ही अगर आपकी निपल्स क्रैक हो गई हैं या सोरनेस है तो भी आप इनको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये कोई कंपलसरी आइटम नहीं है कि आपको पहले से ख़रीदना ही है।
अगर आपकी निपल्स इन्वर्टेड हैं या बच्चे को बहुत समय तक लैचिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, अभी तक बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर रहा है, तब आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे इसे यूज़ कर सकती हैं। फिर नेक्स्ट जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस पर्पज़ के लिए है कि अगर आप या तो पहले से प्लान कर रही हैं कि बच्चे को पंपिंग करके फीड कराना है या फिर बच्चा फॉर्मूला फीडिंग पर है, तब आपको इन आइटम्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो अगर आप अपना मिल्क पंप कर रही हैं तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ब्रेस्ट पंप की। तो हालांकि मैंने पर्सनली कभी भी ब्रेस्ट पंप यूज़ नहीं किया है तो मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे सकती, लेकिन जो अच्छे पंप्स हैं जो अमेज़ॉन पे जिनका अच्छा रेटिंग है, मैं उनका रेफरेंस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपको पंप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेकंड जो आइटम आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा बेबी बॉटल्स। तो बेबी बॉटल्स मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्टील का यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए कि मैं प्लास्टिक की बॉटल्स क्यों जो है रिकमेंड नहीं करती हूँ। फिर बॉटल्स को क्लीन करने के लिए आपको चाहिए रहेगा एक बॉटल का ब्रश, तो ये आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। साथ ही आपको चाहिए होगा बॉटल स्टेरिलाइज़र। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 6 मंथ्स के बाद मैं अपने बेटी को जो है बॉटल से मिल्क देती थी, तो मैंने आज तक बॉटल स्टेरिलाइज़र यूज़ नहीं किया है। मेरे पास इंडक्शन हीटर था, उसमें मेरे पास टाइमर का ऑप्शन था, तो मैं इंडक्शन फ्रेंडली एक बर्तन रख के उसमें टाइमर लगा देती थी। 10 मिनट 15 मिनट बॉटल्स बॉईल होती रहती थी, मैंने वो यूज़ किया। या फिर मेरे पास डिश वॉशर था, मैं डिश वॉशर में लगा देती थी। तो मैंने कभी भी बेबी बॉटल स्टेरिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। तो आपकी भी पर्सनल चॉइस है, आप यूज़ करना चाहती हैं तो मैंने परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेकिन अगर आपके पास इंडक्शन हीटर है या फिर आपके पास डिश वॉशर है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बेबी बॉटल स्टेरिलाइज़र जो है अवॉइड कर सकती हैं परचेज़ करना। फिर अगर आपका बच्चा फार्मूला पर है तो आपको फार्मूला मिल्क चाहिए होगा, तो आप फार्मूला मिल्क अपने बच्चे के डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे परचेज़ करके स्टोर करके रख सकती हैं। और जो लास्ट आइटम रिक्वायर्ड है, अगर आप अपना मिल्क पंप करके बच्चे को बॉटल के थ्रू दे रही हैं तो जो भी एक्सेस मिल्क है अगर आप उसको स्टोर करके रखना चाहती हैं लंबे समय तक, तो इसको स्टोर करके रखने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं मार्केट में, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग्स हो गए या ट्रेज होती हैं या कुछ और आइटम्स रहते हैं। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फीडिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स में ये सब आइटम्स आपको चाहिए होंगे, चाहे आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करा रही हैं या बॉटल फीड करा रही हैं या फिर फॉर्मूले पर अपने बच्चे को रख रही हैं। तो इसमें से जो भी आइटम रिक्वायर्ड है आप टाइम टू टाइम चेक करके अपने लिए अपने बच्चे के लिए परचेज कर सकती हैं। बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ की 3rd वीडियो में यानी कि 3rd पार्ट में मैं बच्चे के मसाज और बाथिंग रिलेटेड यानी कि नहलाने के लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और कुछ डाउट है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ की 3rd पार्ट में, जिसमें मैं बच्चे की मसाज और बाथिंग यानी कि नहलाने से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसके बारे में। तो तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।